Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the Law Guide and today we will do Order 1 of CPC. Order 1 is about parties to the suit. Parties to the suit मतलब जो plaintiffs हैं और defendants हैं. इस ऑर्डर में ऑर्डर 1 में बताया गया कौन plaintiff बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कौन डिफेंडेंट बन सकता है, कौन नहीं डिफेंडेंट बन सकता है. सो सारा प्रोसीजर बताया गया है इसमें. इसके 13 रूल्स हैं ऑर्डर 1 के. हम सबको 1 बाय 1 देखेंगे. सो लेट्स सी. रूल 1 हेडिंग है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, यानी कौन कौन से लोग हैं जो प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकते हैं एज प्लेंटिफ. रूल कहता है all persons may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of act or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise. इस रूल 1 में ये कहा गया है कि 2 या 3 बंदे जिनमें जो राइट एग्जिस्ट कर रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है या कोई सेम सीरीज़ ऑफ एक्ट से अराइज हो रहा है, तो वो सब मिल के सूट फाइल कर सकते हैं. यानी ए बी सी, अगर दो भाइयों पे सूट फाइल करना है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने पार्टीशन का सूट फाइल करना है, दो भाई हैं, उन्होंने सी डी पे फाइल करना है और सी डी उसकी पार्टीशन करवाना नहीं चाहते. अब क्या ए सेपरेट सूट फाइल करेगा सी डी पे या बी सेपरेट सूट फाइल करेगा सी डी पे? नहीं. अंडर दिस रूल 1 के तहत ये कह रहे हैं कि ए बी दोनों, क्योंकि एक ही एक्ट से उनके राइट जो है वो राइज हो रहा है, वो इनकार कर रहे हैं कि पार्टीशन नहीं करवानी, तो वो दोनों मिल के एज प्लेंटिफ ए एंड बी वो सूट फाइल कर सकते हैं. नंबर 1, इसका जो टेस्ट बताया गया है वो ये है कि अगर ए सेपरेट सूट फाइल करेगा और बी सेपरेट सूट फाइल करेगा सी डी के अगेंस्ट, तो टेस्ट ये है कि कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आएगा. फॉर इंस्टेंस अब कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होगा कि 2 भाई हैं, दोनों अपनी पार्टीशन ही करवाना चाहते हैं ना, यही फैक्ट हैं केस के, और दूसरे 2 भाई नहीं करवाना चाहते. अगर वो सेपरेट ए बी सूट फाइल करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, एक सूट एक्स्ट्रा फाइल हो जाएगा. इससे बेटर है एक ही सूट में वो दोनों अगर चाहे तो प्लेंटिफ बन सकते हैं, ए बी और प्लेंटिफ दोनों बन के सी डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं. सो रूल 1 सिंपल सा था कि अगर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हो और सेम एक्ट से कोई राइट अराइज हो रहा है बिटवीन प्लेंटिफ्स में, तो वो जॉइंटली एक सूट फाइल कर सकते हैं एज ए प्लेंटिफ बी, वो मिल के सूट फाइल कर सकते हैं. रूल 2 पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, यानी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल्स भी ऑर्डर कर सकती है. वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स मे embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or order separate trials or make such orders as may be expedient. रूल 2 में ये कहा गया है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई प्लेंटिफ है वो ट्रायल को डिले कर रहा है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट को एम्बैरस कर रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस सूरत में कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि इसका ट्रायल सेपरेट हो जाए और जो एम्बैरस नहीं कर रहे कोर्ट को, जो डिले करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनका सूट उससे अलहदा कर दिया जाए, या अदरवाइज़ जो भी कोर्ट को मुनासिब लगे वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है. तो ये ऑर्डर रूल 2 सिंपल सा था. रूल 3 हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स. हमने रूल 1 पढ़ा था कि कौन कौन से बंदे प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकते हैं. अब रूल 3 में कौन कौन से बंदे एज डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें कहा गया ऑल पर्सन मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट अगेंस्ट होम, उसमें था इन होम यानी उनका राइट जो था, और इसमें है अगेंस्ट होम जिनके अगेंस्ट प्लेंटिफ्स का.
any right to relief in respect of or arising of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if separate suits were brought against such persons, any common question of law or fact would arise. यानी सेम बात वो कर रहा है कि अगर ए बी ने या ए ने बी सी डी तीन बंदे हैं उन पे उसने सूट फाइल करना है, तो और सेम एक्ट से उसका वो राइट जो इनकार कर रहे हैं, जहाँ से कॉज ऑफ एक्शन हो रही है वो कोई सेम एक्ट है या सीरीज ऑफ एक्ट है जिससे उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, और वो बी सी डी तीनों पे सूट फाइल करना चाह रहा है ए, तो क्या वो ए बी सी डी पे सेपरेट सूट फाइल करेगा? नहीं। रूल 3 के अंडर क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और सेम एक्ट से उसका राइट जो है वो अराइज हो रहा है, तो वो उन तीनों को एक ही सूट में रख के डिफेंडेंट बना देगा। इसका ये है, रूल 1 में ये था कि जॉइंट प्लेंटिफ्स हो सकते हैं जिनका सेम एक्ट से उनका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा, और रूल 3 में ये है कि अगर जिनके खिलाफ सूट फाइल करना है, जिनके अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना है, कोर्ट से रिलीफ उनके अगेंस्ट लेना है, आप उनको जॉइंटली उनको एज डिफेंडेंट रख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि ए ने बी पे सेपरेट सूट फाइल करे, सी पे सेपरेट हो, डी पे सेपरेट हो। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे तो केसेस की तादाद बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो सेम है। एक भाई अगर 3 भाइयों पे सूट फाइल करता है कि हमारी इस किसी पार्टीशन की, किसी घर की, किसी, तो क्या वो अपने तीनों भाइयों पे 3 सूट फाइल करेगा लहदा? नहीं, वो एक ही सूट फाइल करेगा जिसमें उन तीनों भाइयों को एज डिफेंडेंट्स वो शामिल करेगा। ये था रूल 3। रूल 4, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब इसमें ये कहा गया है, फॉर इंस्टेंस 2 सिचुएशंस इसमें बताई गई हैं, ए और बी। ए सिचुएशन में ये, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि ए और बी ने मिल के सी पे सूट फाइल कर दिया, किसी भी किस्म का सूट उन्होंने फाइल कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों का सूट जो है वो डिक्री ही होगा। हो सकता है कोर्ट ए की हद तक डिक्री कर दे और बी की हद तक डिसमिस कर दे। सो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोर्ट के पास कोर्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है अगर ए और बी ने जॉइंटली एक सूट फाइल किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए की हद तक डिक्री होगा तो बी की हद तक भी होगा। नहीं, ए की हद तक डिक्री हो सकता है और बी की हद तक डिसमिस भी हो सकता है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन इस रूल में बताई गई है कि अगर ए ने बी सी डी पे सूट फाइल किया, ए प्लेंटिफ है, बी सी डी जो है वो डिफेंडेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बी की हद तक सूट डिक्री हो गया या डिसमिस हो गया तो सी डी की हद तक भी होगा। नहीं, जिस तरह प्लेंटिफ्स का सेपरेट होता है इस तरह इनका भी हो सकता है। कोर्ट फॉर और अगेंस्ट जजमेंट अपनी दे सकती है। हमने ये नहीं समझना कि अगर बी की हद तक सूट डिक्री हो गया तो सी डी पे भी वो अप्लाई होगा। नहीं, सी की हद तक हो सकता है डिसमिस हो जाए, डी की हद तक डिसमिस हो जाए। सो अगर जहाँ पे जॉइंट पार्टीज़ होंगी, जॉइंट डिफेंडेंट्स होंगे या जॉइंट प्लेंटिफ्स होंगे, तो उनके फॉर एंड अगेंस्ट जो जजमेंट आ सकती है तो वो किसी की हद तक डिक्री हो सकता है, किसी की हद तक डिसमिस हो सकता है। दोनों सूरतों में, प्लेंटिफ्स के लिए भी, डिफेंडेंट्स के लिए भी। अगर एक प्लेंटिफ का सूट डिक्री हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका डिक्री हो गया। अगर एक के अगेंस्ट सूट डिक्री हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब के अगेंस्ट सूट डिक्री हो गया। रूल 4 ये कहता था। रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द रिलीफ क्लेम्ड। इसको कहते हैं it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्लेंटिफ ने 2-3 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट कोई दावा दायर किया है तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिलीफ उसने क्लेम किया वो सबकी हद तक ही किया है। किसी के लिए कुछ क्लेम कर सकता है, किसी के लिए कुछ क्लेम कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल, हमारे एक वर्ड होता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट्स, यानी ये वो डिफेंडेंट्स होते हैं जिनको बनाना तो ज़रूरी होता है लेकिन उनके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने कुछ क्लेम नहीं किया होता।
इनको हम प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट्स कहते हैं। सो रूल 5 में सिंपल सी बात ये दी गई है कि अगर एक सूट में, मैं एग्जांपल देता हूँ, ए ने एक सूट बी सी डी तीनों पे किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ए ने बी के अगेंस्ट जो रिलीफ मांगा है वो सी के अगेंस्ट भी मांगा है, डी के अगेंस्ट भी मांगा है, उनके लिए वो सेपरेट भी मांग सकता है। हो सकता है उनको पार्टी बनाना ज़रूरी हो लेकिन उनसे कुछ चीज़ रिक्वायर ना हो प्लेंटिफ को। सो ये कहा गया डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द रिलीफ क्लेम्ड। और कुछ डिफेंडेंट्स हो सकते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी हद तक तो अगर ये सूट इस हद तक डिक्री भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्लेंटिफ ने रिलीफ किया है उसमें सब इंटरेस्टेड हों। कुछ डिफेंडेंट कह सकते हैं या इस हद तक अगर सूट डिक्री भी होता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ रूल 6, जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पे अगर जो भी पार्टीज होती हैं जो उनसे रिलेटेड है, द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract including parties or to bill of exchange, hundies and promissory note। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर इंस्टेंस उसमें पार्टीज़ हैं ए बी सी डी ने मिल के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब उनका कोई डिस्प्यूट राइज हो गया और ए जो है वो सूट फाइल करना चाहता है। अब यहाँ पे रूल 6 के मुताबिक ये ऑप्शन दी गई है प्लेंटिफ को, ए को जो सूट फाइल करना चाहता है वो चाहे तो बी पे सिर्फ सूट फाइल कर दे, वो चाहे तो बी सी डी तीनों पे सूट फाइल कर दे, वो चाहे तो बी सी पे फाइल करे और डी पे ना फाइल करे। सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई सूट फाइल करना चाहता है प्लेंटिफ तो ये उसकी ऑप्शन है कि उसने किन को डिफेंडेंट्स बनाना है, किन पे उसने सूट फाइल करना है। Rule 7, when plaintiff in doubt from whom redress is to be sought। यानी अब रूल 7 में ये बताया गया जब प्लेंटिफ को डाउट हो कि उसने किससे रिलीफ लेना है, किन को उसने डिफेंडेंट बनाना है, तो क्या करेगा। Where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendants in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। अगर तो उसको ये डाउट हो कि उसने सूट तो फाइल करना है लेकिन उसको ये ना पता हो कि उसने किससे अपनी रेमेडी लेनी है, किस बंदे को लाइबल बनाना है, तो वो सबको पार्टीज बना सकता है और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इनमें से कौन से बंदे को लाइबल, कौन सा बंदा लाइबल है, कौन सा नहीं लाइबल। जब प्लेंटिफ डाउट में हो कि मैंने किसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है, किससे मैंने अपना रिड्रेसल लेनी है, मैंने अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करवाना है, किससे अपना रिलीफ लेना है, तो वो सबको पार्टीज बना देगा और ये फिर आगे कोर्ट डिसाइड करती है फैक्ट्स को देखते हुए। सो रूल 7 ये था। रूल 8, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। यानी एक पर्सन, जब कोई एक ऐसा मैटर हो जिसमें काफ़ी सारे बंदों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो कोई एक बंदे को वो रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं और वो उनके बिहाफ पे सूट को कंटेस्ट कर सकता है। ये है सेक्शन 8। सब सेक्शन 1, where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may with the permission of the court sue or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all the persons so interested। यहाँ तक सब रूल 1 में 8 के में ये कह दिया गया है कि अगर कुछ बंदे हों उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट हो और वो उनमें से कोई एक या दो बंदे उनके बिहाफ पर सूट फाइल कर सकते हैं और उनके बिहाफ पर सूट जो उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया उसको डिफेंड भी कर सकता है। तो वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है बाकी का, चाहे वो प्लेंटिफ्स हों या डिफेंडेंट्स हों, बट कोर्ट से परमिशन लेनी होती है कि हम बाकियों को भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कर रहा है। बट लेकिन शर्त यह है, द कोर्ट शैल इन सच केस गिव एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause of such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court
इन ईच केस में डायरेक्ट। अब इसमें ये वो कह रही है, लेकिन शर्त ये है कि जिन बंदों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, एक बंदा तो रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो जो बाकी होंगे उनको कोर्ट नोटिस ज़रूर देगी, उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि क्या आपके बिहाफ पे ये सूट फाइल किया है इन्होंने, तो क्या आप इनको अलाउ कर रहे हैं, या फिर अगर कोई डिफेंडेंट्स हैं तो उनको कोर्ट बुलाएगी कि क्या आप इसको अलाउ कर रहे हैं। सो जिन बंदों को ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया होगा ना, उनको कोर्ट नोटिस ज़रूर देगी। अब ये होता क्या है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से देता हूँ। आज का लॉग एक्ट का इशू है और इफेक्टिव्स कितने ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स में है। अगर ये कोई सूट फाइल करना चाहते हैं सिविल कोर्ट में, फॉर इंस्टेंस HEC के अगेंस्ट ये कोई सूट फाइल करना चाहते हैं, तो कोई 3-4 बंदे मिल के सूट फाइल कर देते हैं। अब ये तो नहीं पॉसिबल कि 1000 बंदा जाके सूट फाइल करेगा, तो कोई 2-3 बंदे करेंगे। ये जजमेंट इन रेम आती है, इसमें जो सब पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब यहाँ पे नोटिस जो देना है वो अगर तो 2-3 बंदे हैं जिनको कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनका, तो ठीक है, वो तो प्लेंटिफ्स के लिए इनफ होगा, या डिफेंडेंट जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नोटिस की कॉस्ट ऑब्वियसली उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट पे जाती है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट अगर थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस हो जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि आप अखबार में इश्तिहार दे दो ताकि ख़र्चा थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम हो। वरना जिस तरह मैंने अब लॉग एक्ट की एग्जांपल दी है, अगर कोर्ट इस तरह हर एक बंदे को नोटिस करवाने लग पड़े, अगर 100 बंदे हैं या 1000 बंदे हैं, तो प्लेंटिफ तो वहाँ पे कंगाल हो जाएगा, वो नोटिस का खर्चा ही उस पर इतना आ जाएगा। तो इस सूरत में फिर कोर्ट क्या करती है कि कहती है अखबार में इश्तिहार दे दें ताकि सबको इतला हो जाए। अगर किसी ने आके पर्सनली इसको डिफेंड करना है या इस सूट को परसू करना है तो वो कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है। इसमें 2 बातें हैं, कोर्ट की परमिशन लेनी है, सेकेंडली नोटिस ज़रूर देना होता है। रूल 8 में ये इंपॉर्टेंट है। इसका सब रूल 2 कहता है any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defended under sub rule 1 may apply to the court to be made a party to such court। यानी जिस बंदे के बिहाफ पे सूट फाइल किया गया या जिसके अगेंस्ट को सूट फाइल किया गया था, वो कोर्ट में पर्सनली जाके भी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें पार्टी बनाया जाए, हम इसको परसू करना चाहते हैं। जैसे मैंने लॉग एक्ट की एग्जांपल दी, अगर 3 बंदे जाके सूट फाइल करते हैं तो जो बाकी हो सकते हैं उनमें से भी अगर कोई पार्टी बनना चाहता है तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देगा और कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। सो अगर रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होती है, प्लस नोटिस ज़रूरी होता है। ये आपने याद रखना है। आगे रूल 9 फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सा ये रूल है बट इंपॉर्टेंट है। मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। मिसजॉइंडर वो बंदे होंगे जिनको आपने एज पार्टी ज्वाइन करवा लिया है बट वो उनको करवाना नहीं चाहिए था। और नॉन जॉइंडर वो बंदे हैं जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी हैं, जिनके बगैर सूट आगे चल नहीं सकता और उनको आपने पार्टी नहीं बनाया। सो मिस जॉइंडर वो बंदे जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं है लेकिन आपने उनको पार्टी बना लिया है, और नॉन जॉइंडर वो है जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी हैं बट आपने उनको पार्टी नहीं बनाया, ये नॉन जॉइंडर होगा। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द रीजंस ऑफ द मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर of the parties, and court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it। इसमें ये कहा गया है रूल 9 में कि अगर आपने किसी को कोई मिसजॉइंडर था उसके बगैर भी सूट चल सकता था, उसका एज ए पार्टी आप बनाना ज़रूरी नहीं था लेकिन आपने बना लिया है, या फिर कोई नॉन जॉइंडर किसी बंदे को पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी था तो आपने उसको नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूट ही ख़त्म कर दिया जाएगा कि आपने मिस जॉइंटर या नॉन जॉइंटर कर दिए। जिनको आपने पार्टी बनाया होगा कोर्ट उनकी हद तक डिसाइड कर देगी। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मिस जॉइंटर था तो ऑब्वियसली उसके जो मिस जॉइंटर हैं कोर्ट उनको उनके अगेंस्ट क्या फ़ैसला देगी, कुछ भी नहीं दे सकेगी अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं होगा कि कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी इस बिना पे कि मिस जॉइंटर है या नॉन जॉइंटर है। जो कोर्ट के सामने बना दिए आपने पार्टीज वो उन्हीं के हद तक फ़ैसला कर देगी जो भी कोर्ट ने फ़ैसला करना है।
सो 9 रूल 9 मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। नेक्स्ट वन रूल 10। अब ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है इस पूरे ऑर्डर 1 का। जो लोग प्रैक्टिस में हैं या जो वो इस रूल से बड़े फेमिलियर होते हैं कि अगर किसी को पार्टी बनाना था, ये मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की ही आगे चल रहा है सेक्शन। किसी को कोई ऐसी पार्टी थी जो कि नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी थी, जिनका बनाया जाना बहुत ज़रूरी था लेकिन नहीं बनाया गया, तो उनको इंक्लूड भी करवाया जा सकता है। कोर्ट उन प्लेंटिफ्स को कह सकती है कि आप इनको इंक्लूड करें, या अगर कोई मिस जॉइंडर है उनका होना ज़रूरी नहीं है लेकिन प्लेंटिफ ने उनको पार्टी बना दिया, तो कोर्ट उनको स्ट्रक ऑफ भी कर सकती है, उनको निकाल भी सकती है, उनको डिलीट भी कर सकती है पार्टीज़ की लिस्ट में से। सो ये रूल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेगा। सब रूल 1, रूल 10 सब रूल 1, where a suit has been instituted in the name of wrong persons as plaintiffs or where it is doubtful whether it has been instituted in the name or the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks just। रूल 1 में ये कहा गया है कि अगर तो प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया उसने अपने साथ किसी और बंदे को भी एज प्लेंटिफ ज्वाइन कर लिया, लेकिन किसी भी स्टेज पे कोर्ट को ये लगता है कि इसको तो प्लेंटिफ होना ही नहीं चाहिए था, इसका तो कोई राइट इन्फ्रिंज ही नहीं हो रहा, कोई राइट इसका वायलेट नहीं हुआ, तो ये एक बोनाफाइड मिस्टेक प्लेंटिफ से हो गई है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है प्लेंटिफ को कि इसका नाम जो है आप डिलीट करो और उस बंदे को किसी और बंदे को जो ज़रूरी हो एज प्लेंटिफ ज्वाइन करवाना, तो कोर्ट उस प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगी कि इसका नाम डिलीट भी करो और उस बंदे को ऐड भी करो। सो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कोर्ट को जब फैक्ट्स सारे पता लगते हैं तो किसी भी स्टेज पे कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि प्लेंटिफ्स गलत है, आप इनको डिलीट करें या इसको ऐड करें, जो भी केस के फैक्ट्स होते हैं। सो पहली बात तो ये आ गई। सब रूल 2, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। दूसरे में ये बात कहा गया कि कोर्ट खुद भी स्ट्राइक आउट कर सकती है या ऐड कर सकती है पार्टीज को। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ईदर अपॉन और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट। यानी कोर्ट को अगर किसी भी स्टेज पे सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये लगता है कि किसी बंदे को ऐड होना चाहिए था या किसी को डिलीट होना चाहिए, इसको पार्टी नहीं होना चाहिए, अगर तो कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर वो डिसीजन कर सकती है। अगर एप्लीकेशन नहीं भी देता तो भी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो खुद भी किसी का नाम ऐड करवा सकती है, डिलीट करवा सकती है। ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the question involved in the suit, be added। यानी किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस बंदे को एज पार्टी ज्वाइन करवाना चाहिए था तो कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको ज्वाइन करो, उसको एज पार्टी ऐड करो अपने प्लेंट में, और अगर किसी को डिलीट करवाना हो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी उसको भी कर लिया, तो किसी ने एप्लीकेशन दी है या नहीं भी दी, कोर्ट खुद से भी ये ऑर्डर कर सकती है कि ये आप करो, इसको डिलीट करो, इसको स्ट्रक आउट करो और उस बंदे को ऐड करो। सो ये टोटल कोर्ट पे भी डिपेंड करता है। रूल 3, no person shall be added or as a plaintiff suing without a next friend or as, अगर इसमें सब रूल 3 में कहा गया है कि कोई अगर माइनर है, कोई बंदा डिसेबल है, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल करेगा या डिफेंड करेगा। अगर कोई पागल है, कोई बच्चा है, कोई मेंटली डिसेबल बंदा है, तो वो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड यानी किसी के थ्रू वो सूट फाइल करेगा, वो खुद नहीं करेगा। बच्चा क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता तो वो सूट भी नहीं फाइल कर सकता, तो वो अपने किसी गार्डियन के थ्रू सूट फाइल करता है। सो रूल 3 में ये कह दिया गया। रूल 4, वेयर डिफेंडेंट एडिड
प्लेन टू बी अमेंडेड, जहाँ पे कोई डिफेंडेंट को ऐड करवाया गया तो जो प्लेंट होगी, जो दावा उसकी तरफ से प्लेंटिव की तरफ से दायर किया जाएगा उसको अमेंड किया जाएगा, उसको एज डिफेंडेंट नया बना के हम मेमो ऑफ पार्टीज, अमेंडेड मेमो ऑफ पार्टीज कोर्ट में सबमिट करवाते हैं। वेयर अ डिफेंडेंट इज एडेड, जहाँ पे किसी डिफेंडेंट को ऐड किया गया। द प्लेंट शेल, ये अब कंपल्सरी है, शेल का वर्ड है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो कह भी सकती है कि अमेंड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस यही है कि जब भी कोई पार्टी ऐड होती है या डिलीट होती है तो प्लेंट को अमेंड किया जाता है। बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी एंड अमेंडेड कॉपीज of the summons and of the plaint shall be served on new defendant and if the court thinks fit on original defendant। तो ये जो जब भी किसी पार्टी को ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, तो प्रोसेस ये होता है कि पहली बात प्लेंट को अमेंड किया जाता है, फिर उस अमेंडेड प्लेंट की कॉपी जो नया डिफेंडेंट बनाया जाता है उसके ऊपर सर्व भी करवानी है कि आपको एज ए डिफेंडेंट हमने ज्वाइन किया है, आप कोर्ट में आए और आप इस सूट को अब आप डिफेंड करें। सो जहाँ पे भी कोई डिफेंडेंट ऐड करवाया जाएगा वहाँ पे उसको नोटिस दिया जाएगा और अमेंडेड कॉपी भी समन के साथ लगा के उसको दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये सूट है। उसने फिर क्योंकि उसका जवाब देना होता है, जवाब दावा भी उसने सबमिट करवाना होता है। सो ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि एज डिफेंडेंट ऐड करवाओगे तो आपने नोटिस देना है। Rule 5. Subject to the provisions of the Limitation Act 1908, Section 22, the proceedings against any persons added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of the summon। अब ये इस रूल 5 का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस ए ने बी पे 2015 में एक सूट फाइल किया था, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सी को भी एज डिफेंडेंट ऐड करो। फिर उसने ऐड किया 2017 में, 2 साल हो गए। अब जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं जो लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होगा वो 2017 से होगा, 2015 से नहीं होगा, क्योंकि वो नया तब से उसको, जब से उसको समन रिसीव होंगे तब से उसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है रूल 11, conduct of the suit। The court may give the conduct of the suit to the such person as it deems proper। अब ये इशू से रिलेटेड है कि कोर्ट की ये सवाबदीद है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन है कि वो किस प्लेंटिफ को या किस डिफेंडेंट को क्या क्या कहती है कि आप इस पे गवाही दें, आप इसको प्रूव करें। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। अब यानी कहा कि कोर्ट के सामने कौन अपीयर होगा, जहाँ पे बहुत सारे प्लेंटिफ्स हों या बहुत सारे डिफेंडेंट्स हों, 4-5 प्लेंटिफ हैं, 4-5 डिफेंडेंट हैं, तो कौन कौन अपीयर होगा। 1, वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ्स दैन 1, एक से ज़्यादा अगर प्लेंटिफ हैं। एनी वन और मोर ऑफ देम may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceedings, and in like manner where there are more defendants than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other any proceedings। अब इसमें अगर कोई सूट है, फॉर इंस्टेंस 5 बंदों ने कोई 5-6 बंदों पे सूट फाइल कर दिया, 5 प्लेंटिफ्स हैं, 5 डिफेंडेंट हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई जो 4 प्लेंटिफ्स हैं वो किसी एक को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ये सूट को आगे प्रोसीडिंग्स को लेकर चलो। इसी तरह जो 5 डिफेंडेंट्स थे उनमें से 4 या 3 या 2 बाकियों को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप हमारी बिहाफ पे इस सूट को डिफेंड करो। Number 2, the authority shall be in writing signed by the party giving it and shall be filed in the court। अब ये इस रूल 2 सब रूल 2 में बता दिया गया है 12 के जो ये ऑथराइज़ कर रहे हैं ना कुछ प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स के हमारे बिहाफ पे आप अपीयर होंगे कोर्ट में, उन्होंने वर्बली नहीं करना, उन्होंने बाकायदा इन राइटिंग उसको परमिशन देनी है, जिसको भी वो प्लेंटिफ को दे रहे हैं या डिफेंडेंट को दे रहे हैं वो इन राइटिंग देनी है, जिसको हम मुख्तारनामा कहते हैं। मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी वो देते हैं कि आप हमारी बिहाफ पे इस केस को लड़ें। सो जो अपीयरेंस वो
अगर ज़्यादा प्लेंटिफ है तो वो किसी एक को दे सकते हैं। इसी तरह डिफेंडेंट अगर ज़्यादा है तो वो किसी एक या ज़्यादा को दे सकते हैं। और इन राइटिंग थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी देनी। रूल 13, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। अब ये ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है कि अगर किसी को मिस जॉइंडर कर दिया गया है, कोई पार्टी है या नॉन जॉइंडर है, तो उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस देनी, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अब इस रूल 13 में बता दिया गया है कि जो अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन लेना चाहता है कि मिस जॉइंडर की बिना पे या नॉन जॉइंडर की बिना पे कि किसी का वो गलत प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बना दिया गया या किसी को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाना ज़रूरी था, नहीं बनाया गया, तो ये अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे आपने लेनी है। इसका मतलब है जब दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, उसके बाद कोर्ट ने इश्यूज़ फ्रेम करने होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से आपने पहले इसको ऑब्जेक्शन को फाइल करना है, बाद में नहीं करना। अगर आप ने बाद में फाइल किया तो फिर वो ये कोर्ट मान के चलेगी कि आपने वेव कर दिया था इस राइट को। सो ऑब्जेक्शन जो है वो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे लेनी है, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली। लेकिन अगर जो ग्राउंड ऑब्जेक्शन की आप ले रहे हो वो अराइज ही बाद में हो रही है, सेटलमेंट इश्यूज़ के सेटलमेंट से पहले, तो आप बाद में ले सकते हो। लेकिन आपने अदरवाइज़ अगर पहले ही इश्यूज़ की सेटलमेंट होने से पहले ही ऑब्जेक्शन लेनी है। तो ये था रूल 1। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस पार्टी से रिलेटेड है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट वाला रूल 8 है, प्लस रूल 10 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये 13 वाला भी आ सकता है क्योंकि वो पूछ सकता है कि किस स्टेज पे लेना चाहिए। सो ये था ऑर्डर 1। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।